हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। तो आज हम डील करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं। दो मुद्दे हैं बेटा, एक तो टैक्स का मुद्दा है और एक हमें देखना है डिविडेंड का। तो बहुत आराम से देखेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। पहले हम बात करेंगे टैक्स की। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स की। तो पहले समझते हैं यार टैक्स का ट्रीटमेंट होता क्या, नॉर्मली क्या होता है। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है और मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2011। तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2012। ये बात सब क्लियर है बेटा। अब 2011 और 12 में जो भी हमने इनकम कमाई होगी, क्या उस पे टैक्स हम सेम ईयर पे करते हैं? नहीं सर, टैक्स तो हम कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर जो आपने इनकम जनरेट करी है उस पे टैक्स कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, ठीक है सर, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा प्रूडेंस कहता है कि भाई ठीक है, आपने आज इनकम कमा ली, फ्यूचर में टैक्स तो देना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी लायबिलिटीज हो गई है, पे करनी, अमाउंट सर्टेन नहीं है ना आपका। तो अकाउंट्स वाले क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या करते हैं कि वो 31 मार्च में एक प्रोविजन बना लेते हैं, अनुमान लगा के, है ना, कि फ्यूचर में टैक्स रेट ये होगा और साथ में हमारी इनकम ये होगी। तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इस साल में 50,000 रुपए का प्रोविजन बना लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले साल आए। अगले साल जो डेट ऑफ ITR होती है, सितंबर अगस्त जो भी होती है, उस डेट तक हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। और हम लोगों ने क्या किया, ये 50,000 रुपए जो हमने प्रोविजन बनाया था, जो हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई खर्चा फ्यूचर का, वो फाइनली हमने अगले साल इस 50,000 रुपए को पे कर दिया। और फिर 31 मार्च दोबारा 2013 आ गया और 2013 में फिर हमने किसके लिए, अगले साल के लिए यहां पे एक नया प्रोविजन बना लिया, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और बना लिया। ठीक है सर, कितने रुपए का? फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए का। ठीक है जी। तो यहां तक बात समझे, जिस साल में हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिस साल में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस साल में हम टैक्स नहीं पे करते हैं। कब पे करते हैं? अगले साल। तो इस साल में हमने कुछ क्या बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, और पे कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। फिर नेक्स्ट ईयर में जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको कब पे करेंगे? अगले साल। तो उसके लिए भी हमने क्या बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब जो हम CFS बना रहे हैं, हम इस साल का बना रहे हैं। इस साल हम क्या बना रहे हैं, CFS बना रहे हैं। तो आपको बताना है ये जो 50,000 रुपए और ये जो 40,000 रुपए का टैक्स ट्रीटमेंट आप लोग क्या करने वाले हैं। सवाल समझ आया, मुद्दा समझ आया कि आज जो करंट ईयर में टैक्स पे कर रहा हूं पिछली बार का वो, और जो मैंने आज प्रोविजन बनाया है फ्यूचर के लिए, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इसके 3 केस हो सकते हैं बेटा। मैंने 3 केस बना के लाया, पहले बहुत ध्यान से समझते हैं। आपके पास केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक बैलेंस शीट दे रखी है, प्रीवियस एंड करंट ईयर। यहां लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 से 20,000। मतलब पिछले साल मैंने प्रोविजन बनाया था इतना, इस साल बनाया मैंने इतना। ठीक है, और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि वेदर टैक्स पेड और नॉट, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है सर, तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ये हम मान लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में, जैसे मैंने यहां भी एग्जांपल बताया आपको, जो प्रीवियस ईयर में मैंने प्रोविजन बनाया था वो कब पे किया होगा? करंट ईयर में। और जब हमेशा प्रीवियस ईयर का मैं जब पे करूंगा टैक्स पेड, तो कहां से माइनस होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर वर्किंग कैपिटल और माइनस टैक्स पेड। कितना बेटा? 10,000 रुपए। मैं मान के चल रहा हूं कि जो 10,000 का मैंने प्रोविजन पिछले साल बनाया था वो पे कर दिया होगा। तो 10,000 रुपए क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरे पास से पैसा जाएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में माइनस कर देंगे। ठीक है सर, आज मैंने करंट ईयर में 20,000 का प्रोविजन बनाया। ठीक है, तो मैंने एंट्री पास करी होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। और कहीं ना कहीं मैंने P&L में डेबिट मार दिया। P&L मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, तो मैंने P&L में डेबिट मार दिया जो मैंने आज प्रोविजन बनाया फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या मेरी पॉकेट से पैसा गया? नहीं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसे खर्चे बुक कर दिया। तो क्या ये इस साल कोई आउटफ्लो हुआ? नहीं। तो इसलिए हमेशा जो प्रोविजन होता है करंट ईयर का, उसे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो करंट ईयर का प्रोविजन हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसमें? नेट प्रॉफिट में। किस नाम से? प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। सिंपल सी बात है, जब टैक्स पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो माइनस करेंगे। और टैक्स पेड कहां माइनस होता है? लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होता है। और आज जो मैं फ्यूचर के लिए प्रोविजन बना रहा हूं, मैंने पे थोड़ी
पे थोड़ी किया, फ्यूचर के लिए बनाया है। तो कहीं ना कहीं मैंने एंट्री पास करी होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन क्या मेरे पास से आउटफ्लो हुआ? नहीं, लेकिन मैंने पीएनएल में डेबिट तो मार दिया ना। तो ठीक कैसे करेंगे उसे डेबिट मार देंगे, डेबिट इन द सेंस प्लस कर देंगे बेटा, किसमें? प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। तो आई होप पहला केस आपको क्लियर होगा बच्चा। नेक्स्ट केस में आते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है? हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 10,000 एंड 20,000 रुपए। मैंने जानबूझ के डाटा सेम लिए, चेंज भी हो सकते हैं, और नीचे लिख दिया है कि टैक्स पेड। पहले केस में लिखा नहीं था तो मैंने एज्यूम कर लिया था, और सेकंड केस में क्या है? टैक्स पेड लिख दिया है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। जब क्वेश्चन में किसी भी बैलेंस शीट आइटम के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो तो हमेशा वर्किंग नोट बना के देखना चाहिए। तो हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और जैसा कि आपको मालूम है प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा क्या है? एक लायबिलिटीज अकाउंट है। तो सर लायबिलिटीज जब खाता बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट साइड में। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर टैक्स पेड की है, तो टैक्स कहां पे किया आपने? कौन से अकाउंट में? आपने तो पहले से प्रोविजन बनाया था, तो आपने एक एंट्री पास करी होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू बैंक के नाम से टैक्स पेड। और जब आप बैलेंस करेंगे तो यहां पे कितना आ गया बेटा? 30 के। यहां भी कितना लिखेंगे? 30 के। तो बैलेंसिंग फिगर कितना है आपके पास? सर 20,000 रुपए। ये जो 20,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर आए ना, इसे कहेंगे प्रोविजन बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से। तो इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एग्जाम में टैक्स पेड गिवन है तो क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? प्रोविजन या मेड निकलेगा। ठीक है सर। अब वही कहानी है, मैंने क्या बताया था? टैक्स पेड हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। माइनस कहां से होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर वर्किंग कैपिटल से। और जो प्रोविजन होता है उसे हमेशा ऐड करते हैं किसमें? नेट प्रॉफिट में। तो 10,000 रुपए हमने माइनस कर दिया और 20,000 रुपए हमने प्लस कर दिया। प्रोविजन में कोई आउटफ्लो नहीं होता है, इसीलिए हम उसे ऐड बैक करते हैं। आई होप मेरी बात यहां तक आपको क्लियर होगी। ठीक है सर, 2 केस तो हो गए। केस नंबर 3 में आइए सर। केस नंबर 3 क्या है? चलिए जी, केस नंबर 3 में कहता है मेरे बच्चों, केस नंबर 3 में कहता है कि आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है जी। कितना? पिछले साल का 10,000, इस साल का 20,000। नीचे लिखा है टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड। ओ माय गॉड, इस बार क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है सर। टैक्स क्या है? मेड या प्रोविजन दे रखा है आपको। तो मैंने कहा जब क्वेश्चन में टैक्स पेड होता है तो क्या निकालते हैं? प्रोविजन निकालते हैं, मेड निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन दे रखा हो बेटा तो क्या निकालोगे? पेड निकाल लेंगे। फिर वही कहानी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000 रुपए। ठीक है सर। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? रेडीमेड। हमें बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, मतलब प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी? इधर आएगी। उसे क्या बोलेंगे? टू बैंक के नाम से टैक्स पेड। तो ये कैसा आया? बैलेंसिंग फिगर से आया बेटा। क्या मेरी बात समझ आ पाई? सर इसका क्या करेंगे? सर टैक्स पेड तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और जो प्रोविजन होता है वो हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। नारायण को कहां माइनस करते हैं बताओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो हमारे पास प्रोविजन होगा वो ऐड करेंगे सर किसमें? नेट प्रॉफिट में। तो मुझे नहीं लगता टैक्स में कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ठीक है सर, बात समझ आ गई। आगे बढ़ो। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी, हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की। ठीक है सर, डिविडेंड बताओ जी क्या होता है, कैसे होता है? चलो मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? सर बचपन से सुनते आ रहे हैं डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना? तो अगर आपने किसी कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं तो जितने के शेयर्स ले रखे हैं, कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी एक पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शेयर होल्डर को। तो बेसिकली पार्ट ऑफ शेयर्स नहीं होता, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है भाई। तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड को पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी जितना भी अर्न करेगी उसमें से कुछ पार्ट क्या करती है? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब डिविडेंड के कुछ टाइप होते हैं, मैं डिविडेंड के टाइप लिखवा रहा हूं बेटा, यहां पे बहुत ध्यान सुनना। एक होता है सर इंटरिम डिविडेंड। हाँ सर, बहुत बार नाम सुना है, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं इसका ट्रीटमेंट तो आसान हो गया, हमारे जमाने बहुत मुश्किल था। एक होता है इंटरिम और एक होता है प्रपोज डिविडेंड। तो पहले जान पहचान करते हैं कि यार ये होता क्या है। ट्रीटमेंट तो कर लेंगे, ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया इसका, पहले बहुत मुश्किल था। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है यार? जब कंपनी साल के बीच में या 2 बैलेंस शीट की डेट के बीच में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, जैसे दिवाली के मौके पे।
कंपनी क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। तो इंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के एंड में नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साल के मिड में दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ठीक है सर। सर प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, इसमें बहुत कहानियां थी, अब सब चेंज हो गया, बहुत आसान हो गया। प्रपोज का मतलब या फाइनल का मतलब क्या है, इसे प्रपोज भी कह सकते हैं और आगे जाके यही बन जाता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है जी, इस साल हमने क्या किया वही कहानी है जी, बिजनेस क्या, प्रॉफिट कमाया। अब हमने प्रॉफिट कमा लिया तो वो साल के एंड में कैलकुलेट होगा, तो हमने जो प्रॉफिट कमाया उसका डिविडेंड इस साल में क्या दे सकते हैं, नहीं सर, कब पे करेंगे, अगले साल पे करेंगे। जिस साल हम प्रॉफिट कमाते हैं ना तो हम उस साल टैक्स देते हैं और ना ही हम डिविडेंड देते हैं, नेक्स्ट ईयर देते हैं। उस साल तो हमें भी यहाँ साल के एंड में जाके कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मान लीजिए 2011 है जी, ये 2012 है, ठीक है जी। तो साल के एंड में भाई क्या किया, बोर्ड ने, डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई अगले साल हमें अप्रॉक्स भैया 50,000 रुपए का डिविडेंड देना है, तो इसे प्रपोज कर लो, है ना, एस्टिमेट कर लिया, अनुमान लगा लिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, ये प्रपोज जो किया है ये हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाते हैं इसको, पहले इसका ट्रीटमेंट कुछ और था जी। तो हमने 50,000 रुपए का अनुमान लगाया, सोच लिया जी, हमने बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया फुटनोट में, भाई अगले साल हमारा अनुमान है हम इतना डिविडेंड देंगे जी। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया जी, ठीक है, हमारी एजीएम होती है, समझते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। तो लास्ट बैलेंस शीट के बाद विद इन 6 मंथ हमें एजीएम करनी पड़ती है, सारे शेयर होल्डर को बुलाते हैं और शेयर होल्डर के सामने बोर्ड कहता है जी हमने इस बार डिसाइड किया हम इतना डिविडेंड देंगे। तो ठीक है, शेयर होल्डर भी कहते हैं ठीक है, कुछ आ रहा है आन दो जी, ठीक है जी, डिक्लेयर कर दो। तो एजीएम की डेट पे हमने क्या कर दिया, जो 50,000 का प्रपोज किया था उसे डिक्लेयर कर दिया, और जब वो डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद उसे पे कर देंगे, और उस डिक्लेरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। तो जो हमने प्रपोज किया था बैलेंस शीट डेट पे, उसे हम एजीएम डेट पे क्या कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं बेटा, डिक्लेयर कर देते हैं, और उसके बाद कंपनी वो डिविडेंड पे कर देती है। यहां तक बात समझ आई। अब एक बात बताओ, ये जो प्रपोज्ड हमने किया है क्या इसकी कोई एंट्री होगी क्या, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब सवाल सर क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। एक तो था हमारा इंटरिम डिविडेंड जो हम साल के मिड में पे करते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है हमारा प्रपोज एंड फाइनल, तो प्रपोज हम साल के एंड में करते हैं और पे कब करते हैं, उसे पे करते हैं हम एजीएम की डेट पे, अगले साल जाके पे करते हैं। ठीक है सर, आप ये बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक कहानी वानी तो बहुत सुना दी आपने, आप हमें सीधा बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है जी, ट्रीटमेंट देखो, चलो पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का इंपैक्ट क्या करना है सर, ये तो बहुत आसान है सर, पहले ही आप ये बता देते ना, क्या कहानियां सुनाते रहते हो बेटा, सुनानी पड़ती है। इंटरिम डिविडेंड प्लस होगा और माइनस होगा। सर प्लस कहां होगा, भाई डिविडेंड पे कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो सर इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देंगे। और सर प्लस कहां करते हैं, याद है आपको नेट प्रॉफिट में मैंने कुछ चीजें ऐड करने को लिखवाई थी आपको, उसमें से एक पॉइंट क्या था, इंटरिम डिविडेंड। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दिया। सर बड़ा आसान है, तो हाँ बिल्कुल आसान है। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड कभी बैलेंस शीट में नहीं आता, इंटरिम डिविडेंड हमेशा कहां दिखेगा आपको, हमेशा एडजस्टमेंट में दिखेगा, हमेशा कहां दिखेगा, एडजस्टमेंट में। तो कहेगा जी इंटरिम डिविडेंड ने पे कर दिया, तो ठीक है जी पे कर दिया, तो इसे प्लस करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट में, और माइनस कहां करेंगे बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आई होप मेरी यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, और उसका लॉजिक यही है बेटा, हमने क्या किया, जब इंटरिम डिविडेंड पे किया होगा तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट पीएल में इसका इंपैक्ट पड़ा होगा, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे ऐड बैक कर रहे हैं, और ये एक्टिविटीज कौन सी है, फाइनेंसिंग, तो वहां से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये तो बात होगी मेरे बच्चों किस चीज की, ये बात होगी बेटा इंटरिम डिविडेंड की। तो सर उसी वैल्यू को प्लस करना, उसी को माइनस करना है। ठीक है सर, तो सर प्रपोज डिविडेंड में एग्जाम में क्या कहानी होगी, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत आसान है, अब पहले वाली बात नहीं है। हमेशा पहली बात यह कि प्रपोज डिविडेंड कभी भी आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगा, हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में लिखा होगा, वहां लिखेगा कि कंपनी ने 2015 में 50,000 रुपए और 2016 में कितना, 60,000 रुपए डिविडेंड प्रपोज किया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो प्रपोज किया होगा वो हमने करंट ईयर में पे कर दिया होगा, पेड कर दिया होगा, और हम सीएफएस कब के बना रहे हैं, 2016 बना रहे हैं। तो सर इसका मतलब जो आपने यहां प्रपोज किया है, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब हमने करंट ईयर में पेड कर दिया। सर जो करंट ईयर में प्रपोज किया है पे कब होगा, 2017 में,
लेकिन क्या क्या ये 2016 में पे हुआ बच्चों? नहीं। क्या हमारे पास से पैसा गया? नहीं। तो याद रखना हमेशा करंट ईयर वाला जो होगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये जो करंट ईयर वाला होता है ना प्रपोजमेंट, इसका हम कुछ भी नहीं करते। और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो हमेशा पे होता है किसमें बेटा? करंट ईयर में। ठीक है, और हम मान के चलते हैं अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितना हमने प्रपोज किया था उतना ही पे कर दिया होगा। ठीक है सर। तो सर जो पे कर दिया आपने प्रपोजमेंट, क्या करेंगे से? हमेशा याद रखना किस बैलेंस की बात कर रहा हूं? प्रीवियस ईयर के बैलेंस की। गलती मत करना, किसकी? प्रीवियस की। करंट का कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि प्रपोज किया ना करंट में, आज मैंने अगले साल देने के लिए कुछ प्रोविजन बनाया है, तो क्या मेरे पास से कोई पैसा गया? नहीं बेटा। तो ये सर ऐड कहां होता है? याद करो किसमें ऐड होगा? नेट प्रॉफिट में। और दूसरा मेरे बच्चों ये माइनस कहां होता है? याद करो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इंटरिम डिविडेंड कहां माइनस होगा? प्रपोज डिविडेंड कहां माइनस होगा? फाइनेंसिंग में। और ऐड कहां होगा? नेट प्रॉफिट में। तो आई थिंक जो लेक्चर नंबर 2 में जब मैं आपसे बात कर रहा था किस चीज की, फॉर्मेट की, तो वो चीजें थोड़ी अब आपको जाके क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बेटा। तो आई होप मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, टैक्स का और डिविडेंड का, दोनों आपको समझ आए होंगे जी। ठीक है, साथ साथ में रिवाइज करते रहें, और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स करके जरूर लिखें यार आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।